हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 2 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत और नेपाल के बीच हुए एक समझौते से संबंधित है। तो भारत और नेपाल ने नई दिल्ली में वनों, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर एक MOU साइन किया है। ये समझौता करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य साझा पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा और अंतर सीमावर्ती वन्य जीव गलियारों की बहाली को मजबूत करना। तो इस उद्देश्य से ये समझौता किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल के वन एवं पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद चौलागैन उपस्थित थे। इन दोनों की उपस्थिति में यह समझौता हुआ है और ये समझौता भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा नेपाल के वन और पर्यावरण मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौता के तहत क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या समझौता किया गया है? तो वनों, वन्य जीवों, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वन्य जीव गलियारों की बहाली की जाएगी, तकनीकी विशेषज्ञता का आदान प्रदान किया जाएगा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा एक दूसरे के साथ। दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। किन प्रजातियों को मेनली चिन्हित किया गया है? तो हाथी, गंगेटिक डॉल्फिन, गैंडा, हिम तेंदुआ, बाघ, गिद्ध, इन सभी प्रजातियों को मेनली चिन्हित किया गया है इस समझौते के तहत। भारत और नेपाल जैव विविधता और विस्तृत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क साझा करते हैं और कई वन्यजीव आवास और नदी तंत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। जैसे कितने सारे जो जानवर हैं वो भारत और नेपाल दोनों में प्रवास करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होने के कारण। तो जैसे बाघ, हाथी और गैंडा जैसी जो प्रजातियां हैं ये दोनों देशों के बीच प्रवास करते हैं, कभी नेपाल में तो कभी भारत में प्रवास करते हैं। तो इस लिहाज से भी ये समझौता महत्वपूर्ण है और इन प्रजातियों की सुरक्षा के उद्देश्य से ये समझौता किया गया है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य वन और वन्यजीव अपराध से निपटना भी है, जैसे अवैध शिकार, लकड़ी की तस्करी और वन्यजीव उत्पादों की जो अवैध तस्करी होती है। तो इन सारी गंभीर चुनौतियों से निपटना भी इस समझौता का एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा सरकार की एक पहल से है। तो हरियाणा सरकार ने केंद्र की PM श्री स्कूल योजना के तर्ज पर CM श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये घोषणा वहाँ के हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान की है और इस नए स्कूल को CBSE पैटर्न पर आधारित रहेंगे। ये जो सारे नए स्कूल होंगे ये CM श्री स्कूल ये CBSE पैटर्न पर आधारित होंगे। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होंगी? तो PM श्री स्कूल मॉडल पर ये भी आधारित होगा। उसके अलावा CBSE पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली का पालन किया जाएगा। आधुनिक अधोसंरचना और स्मार्ट कक्षाएं होंगी इन स्कूलों में। कौशल आधारित एवं अनुभवात्मक शिक्षण पर जोर दिया जाएगा और राज्य संचालित विद्यालयों के शैक्षणिक मानकों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बताया कि निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होते हैं और वंचित समूह के लिए आरक्षित की जाएगी। अब PM श्री स्कूल योजना क्या है, जिसके तर्ज पर हरियाणा सरकार ने CM श्री स्कूल योजना शुरू किया है? तो PM श्री यानी कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का उद्देश्य चयनित सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्थानों में परिवर्तित करना, जिनमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवात्मक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम हो। तो ये सारी सुविधाएं उस मॉडल स्कूल में होंगी। ये PM श्री योजना के तहत चयनित सरकारी स्कूलों को ऐसे मॉडल संस्थान में परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन गजब लील हक से संबंधित। तो ये ऑपरेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, उधर ईरान, इराक और इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। तो वैश्विक स्तर पर अलग अलग युद्ध हो रहे हैं।
तो उसी से एक संबंधित है ऑपरेशन गजब लिल हक। ये पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक सैन्य अभ्यास है जिसे कथित तौर पर अफगान तालिबान ठिकानों के विरुद्ध चलाया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय के अनुसार ये जो अभियान है ये तब शुरू किया गया जब खैबर पख्तूनख्वा के चित्रल, खैबर, मोहम्मद कुर्रम और बाजौर सेक्टरों में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। पाकिस्तान का दावा है कि सशस्त्र बलों ने काबुल, कंधार और पक्तिया में तालिबान के प्रमुख ठिकानों पर समन्वित हवाई हमले किए हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि ऑपरेशन गजब लिल हक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक इतिहास रचने से संबंधित है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक और उपलब्धि अपने नाम हासिल की है, वो क्या है? तो जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड से उन्होंने उड़ान भरा है। और ये वो प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने लगभग 25 मिनट की इस विशेष सॉर्टी के दौरान सीमा क्षेत्र और पोखरन फायरिंग रेंज का हवाई सर्वेक्षण किया। अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये उन्नत एवियोनिक्स और स्टील्थ क्षमता रखता है, रात्रि हमला करने में सक्षम है, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें दागी जा सकती हैं इसके द्वारा, 20 मिलीमीटर टरेट गन और रॉकेट सिस्टम है इसमें, और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन की क्षमता है। तो ये सब विशेषताएं हैं LCH प्रचंड में। और इसकी उड़ान भरकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री मोदी के एक देशव्यापी टीकाकरण अभियान से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2026 को राजस्थान के अजमेर से भारत के देशव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। यह पहल देश भर में 14 वर्षीय बालिकाओं को लक्षित करता है और महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अभियान के तहत सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर गार्डासिल 4 वैक्सीन की एकल खुराक निःशुल्क दी जाएगी। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है इसको शुरू करने का? तो देश भर की सभी 14 वर्ष की बालिकाओं को गार्डासिल 4 की एक खुराक देकर HPV संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। ये वैक्सीन HPV के किस किस टाइप से सुरक्षा प्रदान करेगी? तो टाइप 16 व 18 जो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर मामलों के लिए जिम्मेदार होता है, और टाइप 6 व 11 जो अन्य HPV संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। तो इन टाइपों से सुरक्षा प्रदान करेगी ये जो वैक्सीन होगी वो। टीकाकरण स्वैच्छिक है, पर अभिभावकों या संरक्षकों की सहमति के बिना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। जब तक पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे या गार्डियन अलाउ नहीं करेंगे तब तक ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक भारत और इजराइल के बीच हुए समझौता से संबंधित है। तो भारत और इजराइल ने अपने समझौते को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले गए हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच हुए समझौते और वार्ते के बाद विशेष रणनीतिक साझेदारी हुई है। और इसके तहत कई समझौते हुए, कृषि, रक्षा, अनुसंधान, हर क्षेत्र में समझौता हुआ है। लेकिन जो बड़ा एक समझौता है वो UPI एकीकरण से संबंधित है। तो NCPI इंटरनेशनल और मैसिव समझौता हुआ है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा कदम है क्योंकि इजराइल में अब UPI की शुरुआत हो गई है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने इजराइल की केंद्रीय भुगतान संस्था मैसिव के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्या होगा इस समझौता से? तो इससे भारतीय पर्यटक और पेशेवर इजराइल में UPI के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ ही कम लागत वाले सीमा पार प्रेषण यानी कि रेमिटेंस कॉरिडोर की सुविधा भी होगी।
इजराइल अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया है। तो ऐसा करने वालों की श्रेणी में अब इजराइल भी शामिल हो गया है। इसके साथ ही 3.62 अरब डॉलर का व्यापार समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच। एफटीए वार्ता का पहला व्यापक दौर जो है वो 26 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ और वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 3.62 अरब डॉलर रहा है दोनों देशों के बीच। और एक महत्वपूर्ण समझौता के तहत अगले 5 वर्षों में 50,000 अतिरिक्त भारतीय श्रमिकों को इजराइल में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उनके विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। तो अगले 5 वर्षों में कितने भारतीय श्रमिकों को इजराइल में कार्य करने की अनुमति मिलेगी? तो 50,000। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से संबंधित। तो ये कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव क्या है? तो रमन प्रभाव से ये पता चलता है कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन कैसे होता है। और इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके साथ ही भारत सरकार ने इस दिवस की घोषणा कब की? तो 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इस बार की थीम क्या है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की? तो विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति, ये इस बार की थीम है। और ये जो थीम है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, योगदान और नेतृत्व को उजागर करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। तो ध्यान रखिएगा इस बार की थीम। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।